चलिए नमस्कार, ये वीडियो आपको आज मिलने वाली है और इसमें हम लोग जनवरी का जो हमारा करंट अफेयर था वो 90% समाप्त हो गया था। लेकिन चूंकि मेरा मेरा वादा है आप सभी से कि मैं 4 से 6 महीने के करंट अफेयर में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ऐसा कोई चीज मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम में आ जाए और मैं पढ़ाया ना हूँ। ठीक है, चाहे 1 क्लास 2 क्लास मुझे एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा क्योंकि 6 मंथ्स के करंट अफेयर का मेरा टारगेट है। जनवरी से जून को मैं अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा 1 घंटे ज्यादा हो जाएगा भाई, लेकिन कराना पड़ेगा क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि अच्छे से पढ़ो, कम चीज पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। जैसे मैं आपसे कहता हूं ना कि कोई भी किताब ले लो तो उसको इतना निचोड़ डालो ना, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर यहां हमको वापस न देखना पड़े। वही मैं करने वाला हूं भैया। कुछ लोग कहते हैं सर जल्दी जल्दी कराइए। जल्दीबाजी में अगर आप हैं तो आपको मार्केट में क्रॉनिकल की मैगजीन मिल रही है, आप जाइए वहां से फर्स्ट क्लास मैगजीन लीजिए और अपने अकॉर्डिंग दिन में बैठ करके 1 घंटे में समाप्त कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग आज करने वाले हैं अपने करंट अफेयर, जो हमारी मैगजीन है जनवरी वाली, इसका पार्ट 4 पार्ट 5 जो भी पार्ट हो, और ये आज खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा खत्म ही हो चुका है, लेकिन हम जो मैगजीन में कुछ संक्षिप्तियां हैं, जो पॉइंटर्स टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि जरूर नहीं है कि 2024 का जैसा पेपर रहा वैसा ही आ जाए। हो सकता है कि पीछे से अपने पुराने पैटर्न पे चला जाए, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले, तो हम लोग हर तरीके से तैयार रहेंगे। ठीक है, तो 4-6 महीने के मैं अच्छे से करा लूंगा। और फरवरी से मैं क्या करूंगा, लंबी लंबी वीडियो, जैसे एक वीडियो कोई 1.5 घंटा 2 घंटे में करके 1-1 महीना 1.5 महीना का खत्म करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला पार्ट करते हैं भैया। अगला पार्ट हमारा आज ही होने वाला है। इसमें हम लोग कुछ संक्षिप्तियां और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शॉर्ट्स में जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसको एक बार देखते हुए चलेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। अब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस चुपचाप इसको आप देखते जाइए। ठीक है, चुपचाप आप इसको देखते जाएंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए सचिन तेंदुलकर जो आपके हैं, ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सदस्य बन रहे हैं। ठीक है, मेलबर्न जो क्रिकेट आपका क्लब है कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। तेंदुलकर साहब हाल ही में इसके सदस्य बन गए हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। कौन बना है पूछेगा, सचिन तेंदुलकर। एक है आपकी काम्या कार्तिकेयन, ये क्या हुए, सभी 7 महाद्वीप जो आपके सभी महाद्वीप है सातों कि सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की जो है वो लेडी बनी है, और उनकी जो एज है वो आपकी 17 वर्ष है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर साहब आपके बिकम द मेंबर ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब। काम्या कार्तिकेय आप जो है ये सभी 7 महाद्वीपों को जो सबसे हाईएस्ट चोटियां हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा, सभी 7 महाद्वीप की हाईएस्ट चोटियों को देख लीजिएगा। जो हाईएस्ट पीक होते हैं ना, उन सबको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में इसका मैचिंग आता है। यूपीपीसीएस का बहुत हाईएस्ट मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट, इस टाइप के प्रश्नों को यूपीपीसीएस बार पूछता है। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। किस लिए चर्चा में रहे हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह? सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये कब तक रहेंगे? 2027 तक ये रहेंगे। किसकी जगह ले रहे हैं? अनीश दयाल साहब थे, उनकी जगह लेंगे। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह क्या बने हैं? अपॉइंटेड एज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सीआरपीएफ। टर्म इनका जो है 2027 तक होगा। और किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? तो अनीश दयाल साहब हैं, उनकी जगह ये है। ठीक है, तो ये जो वन लाइनर प्रश्न है हम लोग इसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, और मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, तो क्यों आधा घंटे के चक्कर में हम कोई चीज छोड़ दें भैया। ठीक है, इतनी। विजय कुमार सिंह साहब क्या है, ये मिजोरम के 25वें राज्यपाल बने हैं। मिजोरम के 25वें राज्यपाल बने हैं विजय कुमार सिंह। ठीक है, विजय कुमार सिंह क्या बने हैं? तो क्या करेगा आपके एग्जाम में, क्या करेगा, 3-4 नाम दे देगा। विजय कुमार सिंह का नाम दे देगा, फिर अभी जो आपकी फतह करी हैं उनका नाम दे देगा, और इधर एक तरफ देगा मैचिंग कराने के लिए। आजकल ये क्वेश्चन का ट्रेंड बन गया, उनका नाम और उनसे संबंधित क्या वर्ग। विजय कुमार सिंह आपको मैच कराना पड़ेगा, राज्यपाल बने हैं। अभी जिस मैडम का नाम आया था उनको मैच कराना पड़ेगा 7 महाद्वीपों का। तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में मैचिंग में आजकल करंट अफेयर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्रेंड के हिसाब से भी आपको ये काम में आ जाएगा। तो विजय कुमार सिंह कहां बने हैं? मिजोरम के 25वें राज्यपाल। मिजोरम की स्थापना जो हुई थी वो फरवरी 1987 में हुई थी। ठीक है, मिजोरम के बारे में जानिए कि यहाँ मुरलेन जो है नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क? मुरलेन नेशनल पार्क यहाँ पे है। और एक नेशनल पार्क यहाँ पे और है जिसका नाम है फवंगपुई। क्या? फावंगपुई, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना चीज आपने पढ़ लिया किसके बारे में, ये आपके मिजोरम के बारे में। तो क्या बने हैं? विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह आपके मिजोरम के 25th जो है आपके गवर्नर बने हैं। मिजोरम की स्थापना जो है वो 1987 फरवरी में हुई थी, याद रख लीजिएगा। मुरलेन नेशनल पार्क आपके मिजोरम है। फवंगपुई नेशनल पार्क आपके मिजोरम में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी जाने जाते हैं। इतना चीजें हम लोग ने देखा। ठीक है, चलिए नितिन भंडारी। नितिन भंडारी याद रखिएगा, नितिन भंडारी, नॉट द गडकरी। नितिन भंडारी जो है
ठीक है, नितिन भंडारी साहब है, गडकरी साहब नहीं है। ठीक है, ये क्या बने हैं, पेप्सिको जो है उसके भारत के गवर्नर जो आपके जनरल मैनेजर होते हैं वो बनाए गए हैं। पेप्सिको इंडिया जो है उसके भारत में गवर्नर जो आपके जनरल मैनेजर हैं वो कौन बना है, नितिन भंडारी। अब क्या करेगा एग्जाम में, नितिन भंडारी साहब का नाम एक तरफ लिख देगा और इधर एक तरफ पेप्सिको लिख देगा, पेप्सिको इंडिया जीएम। ठीक है, तो आपको मैच कराना पड़ेगा। अगर उसमें से एक दो नाम आप जानते होंगे तो आप देखेंगे उठा करके पीसीएस 2024 का देख लीजिए प्रश्न, पीसीएस 2024 के जो करंट के क्वेश्चन आए हैं देख लीजिएगा। ऐसे किसी बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे और ये आपके एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, परेशान मत होइए। नितिन भंडारी किस लिए चर्चा में रहे, क्योंकि ये पेप्सिको जो है उसके जनरल मैनेजर बने हैं। तुहीन कांत पांडे चर्चा में आए हैं, क्यों, ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव बने। क्या बने हैं, अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो याद रखेंगे नितिन भंडारी क्या बने हैं भैया, आपके जनरल मैनेजर बने हैं पेप्सिको इंडिया के, और तुहीन कांत पांडे क्या बने, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, याद रखते चलिए, बस इसको देखते चलिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस इनका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अगला जो नाम है वो है निकोलस मदुरई। ठीक है, निकोलस मदुरई चर्चा में रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वेनेजुएला जो है उसका राष्ट्रपति बने हैं। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, बहुत अक्सर चर्चा में रहता है। ठीक है, तो आपको करारा जवाब मिलेगा। निकोलस मादुरे जो है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मिले हैं, ये इनका थर्ड टर्म है। ठीक है, जैसे आपके मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने ना थर्ड टर्म के लिए, वैसे आपके निकोलस जो आपके मदुरे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं, इनका तीसरा टर्म है। लेकिन यूएस, स्पेन, यूरोपियन यूनियन ने इन्हें अवैध घोषित किया। कहा भैया तुम फर्जी तरीके से चुनाव लड़के जीते हो, तुमको नहीं माना जाएगा। तो यूएस, स्पेन और यू ने इसको अवैध घोषित किया है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाल ही में निकोलस मदुरे वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं, ये इनका दूसरा टर्म है। ठीक है, ये बना सकते हैं। और अगला स्टेटमेंट क्या डाल देंगे, यूएस, स्पेन और यू ने इनको अवैध घोषित किया है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के लिए भी रेडी रहिए आप लोग। ठीक है, यह पूछ सकता है हाल ही में कौन वेनेजुएला के तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, थर्ड टर्म के राष्ट्रपति बने हैं, तो आपको याद होगा निकोलस मादुरे। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वेनेजुएला की कैपिटल क्या है। अगले हैं आपके बी नारायण चर्चा में क्यों आए हैं, ये इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। किसकी जगह इन्होंने ली, एस सोमनाथ की जगह इन्होंने, याद रखेंगे एस सोमनाथ की जगह बी नारायण साहब बने हैं। 11वें आपके चेयरपर्सन बने हैं इसरो के। इनका जो कार्यकाल होगा यानी कि इनका जो टर्म होगा वो 2 ईयर का होगा। तो बी नारायण क्या बने हैं, 11th चेयरमैन ऑफ इसरो। किसको सक्सीड किया इन्होंने, एस सोमनाथ को सक्सीड किया है। और इनका जो टर्म है भैया वो 2 सालों के लिए होगा। मोदी जी और आपके होम मिनिस्टर साहब ने इनकी नियुक्ति करी है। ठीक है, 2 सालों के लिए रहेंगे। चलिए, कुछ लोगों का निधन हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का देखो, हालांकि निधन बड़ा इंपॉर्टेंट लोगों का ही पूछा जाता है। आरओ 2023 के एग्जाम में इन्होंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी उनके डेथ पे क्रोनोलॉजी पूछ लिया था। अगर आरओ 2023 का आपके पास पेपर हो, ठीक है, आरओ का जो आपका री एग्जाम हुआ था, अगर उसका 2023 का पेपर होगा तो आप जाएंगे वहां देखेंगे, तो इन्होंने क्रोनोलॉजी पूछ लिया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आजकल बनते हैं। तो निधन हम लोग दे देते हैं, पी जयचंदन इनका निधन हुआ है। ठीक है, कब, 9 जनवरी को हुआ था। एक गायक है, ठीक है, सिंगर है, इनका निधन हुआ है। ठीक है, अगला कौन आपके, के एस मणिलाल साहब, इनका निधन हुआ है। ये क्या है, वनस्पति शास्त्री हैं, यानी कि आपके बोटानिस्ट जो लोग अब होते हैं वो हैं। ठीक है, अगले क्या है, राजगोपाल चिदम्बरम साहब हैं। ये क्या थे, इनका भी निधन हुआ है। ये पूर्ण परमाणु ऊर्जा के सलाहकार थे। ठीक है, फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी एडवाइजर थे। तो इन तीनों लोग का निधन हुआ, डेथ हुई इनकी। ठीक है, हालांकि इसमें से कोई बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा हूं तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब हम लोग थोड़ा पुरस्कार और सम्मान से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं जो आपके जनवरी महीने के लिए इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम जो अवार्ड मिला, किसको मिला भैया, ये अपर्णा सेन साहब यहाँ इनको मिला है। अपर्णा सेन जी हैं, इनको मिला है क्या, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड। क्यों लिए इनको मिला है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए। इन्होंने फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, किसको दिया गया है अवार्ड, अपर्णा सेन को दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार। याद रखेंगे, मैच द कॉलम में अपर्णा सेन का भी नाम आ सकता है, सामने सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार लिख देगा। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, या लिख देगा ये किस क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो कैसे भी प्रश्न आपके करंट अफेयर बनाए, अगर आपने ये सीरीज हमारी देख ली तो आपका सब टैकल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए, बाल साहित्य सम्मान। ठीक है, बाल साहित्य सम्मान हाल ही में दिया गया है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब ये मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है, इसका स्थापना आई थिंक 1976 में हुआ है। ये एग्जाम में पूछ सकता है, कभी मैच में आ गया है। और ठीक है, अभी और शायद ये लखनऊ में है, क्योंकि मैं इसमें जा भी चुका हूं इस संस्थान में एक बार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में। और एचएन अध्ययन के जो हमारा मेन चैनल है वहां पे हम लोग ने इसकी वीडियो भी डाली हुई है।
कुल 9 लोगों को ये सम्मान दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। चिल्ड्रन जो लिटरेचर अवार्ड है किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है, ठीक है। हिंदी संस्थान जो है उत्तर प्रदेश का, उसके द्वारा दी गई है। टोटल 9 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। बस आप लोग फटाफट देखते जाइए, आधे घंटे के अंदर अंदर ये आपकी खत्म, जनवरी का हम लोग फिनिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है, बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। किसे, उर्वशी सिन्हा जी हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। उर्वशी सिन्हा जी हैं, इनको दिया गया है। 8 विजेताओं में से एक थे, कुल 8 लोगों को दिया गया था। कौन सा अवार्ड, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार, कुछ 8 लोगों को दिया गया था। उसमें से एक भारतीय है जिनका नाम है उर्वशी सिन्हा, ठीक है। इनको क्यों दिया गया, इनको दिया गया कंट्रीब्यूशन टू क्वांटम फंडामेंटल्स। क्वांटम आप लोग जानते हैं, माइक्रो लोग जानते हैं, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम बड़ा देखो, जब आप लोग एक टर्म सुनते हैं माइक्रो, तो माइक्रो का भी जब बहुत चीजें हम तोड़ देते हैं तो वो बनता है क्वांटम, ठीक है। आप लोग ने पढ़ा होगा जो साइंस बैकग्राउंड, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है। बहुत सारे आपने फार्मूला पढ़ा होगा बचपन, अगर आप लोग 11 12 में याद होगा तो ये फार्मूला होता था E इक्वल टू hc/λ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वांटम फिजिक्स में फार्मूला होते थे, हालांकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना जान लीजिए कि गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन द्वारा दिया गया है, उर्वशी सिन्हा जी को दिया गया है। कुल 8 लोगों में से एक थी ये, और क्वांटम फंडामेंटल्स में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए दिया गया है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकता है, उर्वशी सिन्हा को हाल ही में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार किस चीज में योगदान के लिए दिया गया है, तो याद रखेंगे आपके क्वांटम फंडामेंटल्स में योगदान। जैसे आपके आरओ के पेपर में जो एग्जाम हुआ था, अभी पूछा था ना, इसमें mRNA, ठीक है, कि mRNA करके एक आपका ऑप्शन था कि किस क्षेत्र में आपका जो अवार्ड दिया गया है नोबेल वाले, आपके बायोलॉजी वाला सेक्शन का जो होता है भाई, क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। तो mRNA के लिए दिया गया था, ठीक है। इसी तरह ये पूछ सकते हैं किस क्षेत्र में दिया गया है, ये भी बड़ा आजकल पूछने लग गया। चलिए 2025 का पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कार जो है, पद्म पुरस्कार, ठीक है, कौन किसको, कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, कुल 139, ठीक है। कुल 139 दिए गए हैं, जिसमें एक युगल भी है, यानी कि 2 लोग को एक साथ दिया गया है, ठीक है। पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया है। ये प्रश्न आपके आरओ में आया था, अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें ये प्रश्न आया था, ठीक है। पद्म विभूषण कितने लोग को दिया गया है, कुल 7 लोग को। पद्म भूषण कुल 19 लोग को, और पद्म श्री जो है कुल 113 लोग को, याद रखेंगे। मैथ्स में पूछ सकता है भैया, कुल 139 हैं, पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण आपको 19, पद्म श्री आपका 113। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को देख लेते हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई, ठीक है, देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले हिंदी वाले सबका लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसमें कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है, अगर एग्जाम में पूछता है कि इसमें कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया था, तो कुल 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। कुल 10 विदेशी यानी कुल 10 एनआरआई थे, उनको सम्मानित किया गया था। और मरने के बाद कुल 13 ऐसे लोग हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो इसको याद रखेंगे भैया, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखेंगे पद्म अवार्ड से संबंधित, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध हस्तियां थी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, उनके बारे में जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम में सवाल पूछता है, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध आपकी जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में जानते हैं। एक तो है आपकी शारदा सिन्हा साहब, जो आपकी गाने जानते हैं, छठी मैया गाना सुना होगा आप लोग ने, बिहार की बहुत फेमस लोक गायिका थी। इनको मरणोपरांत दिया गया है, इनका डेथ हो चुका है, अब लगभग मुझे लग रहा है कि 1 डेढ़ साल के पहले इनका डेथ हुआ है, ठीक है। ये बिहार की है, आर्ट में इनको दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। फिर आपके अरिजीत सिंह है, ठीक है। अरिजीत सिंह के बारे में तो हर व्यक्ति आप में से जानता होगा, ठीक है। कला के क्षेत्र में इनको भी दिया गया है, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, इनको पद्म श्री अवार्ड मिला है, याद रखेंगे। अरिजीत सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म श्री। श्री अरिजीत सिंह जी को कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म श्री, श्री अरिजीत सिंह, ठीक है। अरिजीत भाई को तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, काफी अच्छे माने जाने सिंगर है, ठीक है। तो ये इन दोनों को याद रखेंगे, बाकी और कोई पर्सनालिटी है तो हम लोग आगे उनको भी देख लेते हैं। एक आपकी अरुंधति भट्टाचार्य जी हैं, ये इनको उद्योग में यानी कि बिजनेस सेक्टर में इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बिजनेस में इनको दिया गया है, ये कहां से हैं, महाराष्ट्र की हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है, ठीक हो, सॉरी इनको भी पद्मश्री दिया गया है, कौन, अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है, उद्योग में। फिर आपके आर अश्विन जी हैं, जो आपके क्रिकेट के संबंधित है, आपके खिलाड़ी थे, आपके जानते हैं बॉलर हैं, आपके खेल में दिया गया है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। तो इतने सारे जो इंपॉर्टेंट लोग थे, दिया तो बहुत सारे लोग को गया है ना भाई, लेकिन मैंने उन्हीं लोग का नाम यहाँ पे आपको बताया है जो आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी है, जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं।
सॉरी, बीच में थोड़ा इंटरप्ट होना पड़ा, ठीक है। और चलिए, तो जो कुछ चर्चित पुस्तकें हैं, आइए कुछ पॉपुलर बुक्स देख लेते हैं जो अभी इस महीने चर्चा में रही हैं। ठीक है भाई, कौन कौन सी पुस्तकें चर्चा में रही हैं? पहला है आपका लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड हिस्ट्री ऑफ द चोल एम्पायर। ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, द हिस्ट्री ऑफ द चोल एम्पायर। कौन है इसके? अनिरुद्ध कनिसेट्टी साहब ने इस किताब को लिखा है। ठीक है, पार्लियामेंट, पावर, फंक्शन एंड प्रिविलेज कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। ये किसकी किताब है? डॉक्टर एस चौहान की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किताबें नहीं है सब, जब कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी किताब लिखता है तो वो ज्यादा होता है कि उसको ज्यादा पूछा जाए। ठीक है, अगला कौन है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस। ठीक है, ये किसकी किताब है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का संयुक्त प्रयास है। भारत एट 100 एंड एनविजिंग टुमारोज द इकोनॉमिक पावर हाउस, के एस सुब्रमण्यम। ये किताब इंपॉर्टेंट है, इस किताब को हम लोग देखते हैं। इनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस, ये किसकी किताब है? बाई के बी सुब्रमण्यम। ये इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप लोग देख लीजिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, एक बार मैं इस किताब को देख भी लेता हूं। ठीक है, एक बार मुझे इस किताब का नाम फिर से देखना, क्योंकि यही इकलौता किताब है जो इस महीने के मैगजीन में इंपॉर्टेंट था। बाकी कोई भी किताब इस महीने के मैगजीन में इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत सारी किताबें इसमें लिखी नहीं। ठीक है, ठीक है, भारत एट 100 एनविजिंग टुमारोज। ठीक है, भारत एट 100 एनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस। ये किसकी किताब है? बी एस सुब्रमण्यम किताब है, याद रखेंगे। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है भाई। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एक सेकंड, आवाज चिकन। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें हैं उसको देख लेते हैं। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये किसकी किताब है? अमिताभ कांत की। ये किताब है इंपॉर्टेंट भाई, इस किताब पर टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। ये किताब किसकी है? अमिताभ कांत साहब की किताब है, इस पे भी टिक लगा लीजिएगा, और इसके पहले जो किताब थी उस पर भी टिक लगा लीजिएगा। ये दोनों किताबें आपके इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये किसकी किताब है? डॉक्टर दीपा मलिक किताब है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगला किताब है आपका द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये आपकी पंकज मिश्रा साहब किताब है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल दो ही इंपॉर्टेंट किताब थी, इसमें याद रख लेंगे आप लोग, दो इंपॉर्टेंट किताब थी। पहला क्या था आपका? इंडिया एट 100, इतना याद रखिएगा। इनविजनिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस, ये आपका के बी सुब्रमण्यम साहब किताब है। ठीक है, और जो अगला इंपॉर्टेंट किताब था वो आपका ये वाला किताब था। ठीक है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी। ये आपके अमिताभ कांत के एग्जाम पे थे। ठीक है भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट थी। चलिए अगला हमारा है महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज हम लोग देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, 4 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ठीक है, 5 जनवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिएगा। 10 जनवरी को मनाया गया आपका विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया गया भैया? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया आपका? 10 जनवरी का। अब आपको बताना है कि जो भारत मनाता है हिंदी दिवस वो कब मनाता है। इसकी क्या थीम क्या थी? विश्व हिंदी दिवस 2025 का जो विषय है वो है एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज। याद रख लेंगे, इसकी जो थीम थी क्या थी भैया? द थीम फॉर द वर्ल्ड हिंदी डे इज अ ग्लोबल वॉइस ऑफ द यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। इसको याद रख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्या है? 22 जनवरी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। आपको पता है किसके उपलक्ष्य से मनाया जाता है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, 14 जनवरी आपका था 9वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। ठीक है, 14 जनवरी से 13 फरवरी तक पशुपालन और पशु कल्याण माह मनाया गया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट सारे नहीं है, इसमें दो ही इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। ठीक है, पहला क्या है आपका? 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने जो आपको बताया है आपका ये 10 जनवरी। ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रख लीजिएगा। बाकी अगर आप इसकी भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, किताबों में मैंने बताया कि 2 किताबें जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। तो ये हमारा आज का तो बचा चीज था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। चलिए थोड़ा सा कुछ और डे हमको देख लेते हैं। 15 जनवरी आपका सेना दिवस। ठीक है, 15 जनवरी क्या मनाया था भैया? आपका सेना दिवस। ठीक है, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, इसको याद रख लीजिएगा।
ये डीएस को आप याद रखेंगे, आपके मेंस में काम आएगा। 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लीजिएगा। जो राष्ट्रीय मतदाता यानी कि नेशनल वोटर्स डे है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए कुछ और चीजें जो बची हैं उसको भी देख लेते हैं। अगले हैं आपके जस्टिन ट्रूडो। ये कौन थे? ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे जो हाल ही में इस्तीफा दे चुके हैं। इन्होंने भारत से बहुत बार पंगा लिया, इंडिया से कई बार पंगा लिया, इवन इन्होंने इंडिया के ऊपर इल्जाम तक लगा दिया कि भारत हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है भाई। ठीक है, भारत बता रहे थे कि भारत ने हमारे कई लोगों को मरवा दिया। ठीक है, तो इन्होंने भारत पे कई इल्जाम लगाए हैं। ठीक है भाई, तो इसी कारण बहुत प्रेशर इनके ऊपर आया, अंततः इनको इस्तीफा देना पड़ा और वहां के नए प्रधानमंत्री जो है मार्क कार्नी बन गए। ठीक है, आजकल एग्जामिनर खेला क्या करता है पता है? वो क्या पूछ लेगा, मान लीजिए कहेगा कोई सम्मेलन हुआ, एग्जांपल तौर मान लीजिए कि G20 सम्मेलन हुआ। ठीक है, एग्जांपल के तौर मानिए G20 सम्मेलन हुआ, अब कहेगा निम्नलिखित में से किसने G20 सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो आप कहोगे यार कि ये, फिर एक ऑप्शन में जस्टिन क्या करेगा, जस्टिन ट्रूडो का भी नाम डाल देगा। लेकिन क्या होगा, जब तक ये सम्मेलन हुआ था तब तक ये आपके जो आपके ये भाई साहब थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इनकी जगह आपके मार्क कार्नी साहब आ गए थे। ठीक है, मार्क कार्नी साहब आ गए थे। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं, आपको पता हो सकता है भाई जस्टिन ट्रूडो साहब आपके कनाडा के राष्ट्रपति थे तो गए हो, आप प्रधानमंत्री थे तो, लेकिन आपको पता ही नहीं, खेला हो चुका है, ये इस्तीफा दे चुके हैं। तो एग्जामिनर आजकल जब दिमाग लगाता है ना तो ऐसे प्रश्न भी बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, कुल मिला के उनको बच्चों को फंसाना होता है भैया कि करंट अफेयर के प्रश्न को थोड़ा अच्छा बनाया जाए। ठीक है, चलिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं जो जनवरी के महीने में हुआ है। इसकी क्रोनोलॉजी याद रखिएगा कि आप जनवरी के महीने से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और हम लोग पीछे आगे आते जा रहे हैं। ठीक है, जनवरी से अगस्त तक हम लोग, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि सूर्य किरण इस महीने में हुआ, सूर्य किरण यहाँ दे देंगे आपको, कह देंगे किस महीने में हुआ, जनवरी यहाँ लिख देंगे, अगला दे देंगे फरवरी लिखा रहेगा, फिर दे देंगे मार्च लिखा रहेगा। तो आपको मैच कराने के लिए पूछ सकता है। 2024 में ऐसे प्रश्न आपके आए थे। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। सूर्य किरण ये इंपॉर्टेंट है, इसका 18वां संस्करण था, 18th एडिशन था इसका, भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। कहां पे? नेपाल के साल झंडी में, नेपाल में एक जगह है साल झंडी, वहां पे ये एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, तो ये हम लोग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए यूएस सोनोबॉय, यूएस सोनोबॉय क्या है? ये भारत अमेरिका का एक संयुक्त मैन्युफैक्चरिंग आपकी क्या है, अभी बताते हैं क्या है। एक प्रकार से सेंसर डिवाइस है यूएस सोनोबॉय, भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर इसको बनाएंगे। ठीक है, इसका यूटिलाइज क्या होगा, टू डिटेक्ट सबमरीन्स एंड शिप्स अंडर वाटर। मान लीजिए कि ये आपका समुद्र है। ठीक है, समुद्र के अंदर जो सबमरीन है इन सभी को डिटेक्ट करेगा। एक प्रकार से सेंसर है। ठीक है, एक प्रकार से सेंसर है, बताएगा भैया ये है। और ये कौन बना रहा है? आपका इंडिया और यूएस एक साथ मिलकर बना रहा है। ठीक है, एक प्रकार से क्या है, एक सेंसर डिवाइस है, इतना याद रखेंगे। पूछ सकता है सोनोबॉय चर्चा में रहा है क्या है, तो ये एक प्रकार का सेंसर डिवाइस है। क्या करेगा, समुद्र के अंदर सबमरीन वगैरह के बारे में बताएगा, जानकारी देगा। और इसके कौन कौन मिलकर बना रहा है, ये आपका यूएस और भारत मिलकर बना रहा है। ठीक है, सहयोग हॉपटेक अभ्यास, सहयोग हॉपटेक्स जो आपका अभ्यास है, कोऑपरेशन हॉपटेक एक्सरसाइज के कब भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है, याद रखना ये दिसंबर 2024 में हुआ था। ठीक है, जनवरी से पीछे चले गए। ठीक है, कब हुआ था सहयोग हॉपटेक्स भारत और वियतनाम के बीच? दिसंबर 2024 में। कहां पे? कोच्चि में हुआ था, याद रख लीजिएगा, कोच्चि भारत में हुआ था। कोई से अगर इंडिया में एक्सरसाइज हो रहा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल हुआ आजकल ये भी पूछता है कि इस अभ्यास में किसने भाग लिया। इस अभ्यास में CSB 8005 वियतनाम का एक तटरक्षक जहाज है, इसने भाग लिया। कौन? CSB 8005, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको देख लेता हूं कि टाइपिंग एरर तो नहीं है, सही है। CSB 8005 ये वियतनाम का एक तटरक्षक जहाज है। क्या है? वियतनाम कोस्ट गार्ड एक प्रकार से वेसल्स है, इसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस का, टू इनहेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज, यानी कि भारत और वियतनाम के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाया जाए, उसके लिए ये अभ्यास किया गया। अभ्यास का क्या नाम था भैया? अभ्यास का नाम था आपका कोऑपरेशन हॉपटेक एक्सरसाइज। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कहां पे हुआ अगर पूछता है तो ये आपके कोच्चि में हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका मैंने 25 मिनट के अंदर जो चीजें बच गई थी उसको एंड कर दिया। थोड़ा जल्दीबाजी में इसलिए पढ़ाया क्यों, ताकि आप इसको फटाफट देख लीजिए। अब हम लोग जो अगली हमारी कक्षा होगी वो हम लोग फरवरी का करंट अफेयर शुरू करेंगे। ठीक है, फरवरी का करंट अफेयर को मैं आपके 2 से 3 घंटे में खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो 10-12 घंटे आपको करंट अफेयर के लिए निकालने पड़ेंगे और बहुत विस्तृत तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये लगभग ऑलमोस्ट आपकी चीज जनवरी की खत्म हो गई, समाप्त हो गई। जो जो इसमें महत्वपूर्ण थी मैंने आपको समझा दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।